सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर संदेश, प्राध्यापिका हिंदी, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय अलवर। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा। आज हम अंतरा पुस्तक के काव्य खंड के कवि पद्माकर के पदों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए लेखक परिचय से प्रारंभ करते हैं। बच्चों, कवि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम लोकप्रिय कवि थे। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म सन 1753 ईस्वी में बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे। अतः उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बच्चों, कवि पद्माकर किसी एक राजा के दरबारी कवि नहीं रहे, बल्कि वे अनेक राज दरबारों में राजकवि बनकर रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान, दान आदि मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी, साथ में जागीर भी दी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों का सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। परवर्ती यानी पद्माकर के बाद के कवि। पद्माकर की भाषा सहज, सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय हैं। बच्चों, पद्माकर के काव्य में सवैया और कवित्व छंद विशेष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। दूसरे कवित्व में गोपियाँ लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती हैं।
अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भंवरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि ने नेह को बरसते देखा है। पद्माकर की मृत्यु सन 1833 ईस्वी में हुई। बच्चों, पद्माकर की काव्य भाषा की प्रशंसा सभी समीक्षकों ने की है। भावानुभूति, कल्पना, वैभव और भाषा समृद्धि की दृष्टि से पद्माकर का विशेष महत्व है। प्रकृति चित्रण, भक्ति भावना, ऋतु वर्णन की जीवंतता, भावों की सरलता के साथ सरस सुललित भाषा सौष्ठव, छंद प्रयोग, नाद सौंदर्य के कारण पद्माकर का काव्य अद्वितीय माना जाता है। पद्माकर को अपने आश्रयदाताओं से काफ़ी सम्मान मिला है और इसीलिए बच्चों जीवन के अंतिम दिनों में वे विलासपूर्ण जीवन को त्याग कर ईश्वर भक्ति में प्रवृत्त हो गए थे। तो बच्चों ये तो था कवि पद्माकर का एक लघु परिचय। अब चलते हैं पद्माकर के पदों की ओर। बच्चों पहले हम पद का वाचन करेंगे, उसके बाद कठिन शब्दार्थ जानेंगे और फिर पद की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, ओरे डोर झोरन पई बौरन के हुए गए, कहीं पद्माकर सु ओरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छेल ओरे छवि छुए गए। ओरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग, ओरे तन ओरे मन ओरे बन हुए गए। अब कठिन शब्दार्थ जानते हैं। ओरई मतलब अन्य ही प्रकार का। कुंजन, कुंजन मतलब झाड़ियाँ। भीर, भीर मतलब भीड़। भौर, भौर मतलब भंवरा। डोर, डोर मतलब डाली। बोरन, बोरन मतलब फल, बेर या फल। छबीले छेल यानी सुंदर नवयुवक। विहग मतलब पक्षी। ऋतुराज यानी वसंत, बसंत। तन, तन मतलब शरीर। अब इस पद का प्रसंग जानते हैं। तो बच्चों प्रस्तुत ये पद रीतिकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित हैं, ये हमने जान लिया। इसमें कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। वसंत ऋतुओं का राजा है और वसंत के आगमन पर प्रकृति, पक्षी या मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इस पद में उन्हीं का वर्णन किया है। तो अब इस पद की व्याख्या करते हैं। वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं,
ओरै भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर। कि ओरै भांति कुंजन में, कवि कहते हैं कि वृक्ष लताओं के कुंजों में यानी बाग बगीचों में भीर भोर, भौरों की भीड़ बढ़ गई है। वसंत ऋतु के आते ही बाग बगीचों में भौरों की भीड़ बढ़ गई है। ओरै डोर झोरन पे बौरन के हुए गए, क्योंकि डोर झोरन पे बाग बगीचों में वृक्ष और लताओं पर बौरन के हुए गए, तरह तरह के फूल फल आदि खिल गए हैं। दोबारा देखिए, कवि पद्माकर कहते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर कुंजन बाग बगीचों में भीर भोर, भौरों की भीड़ बढ़ गई है, भौरे गुंजार करने लगे हैं। और डोर झोरन पे बौरन के हुए गए, और पेड़ों की डालों पर बौरे यानी पुष्पों के गुच्छे या तरह तरह के फल भी आ गए हैं। कहे पद्माकर सु ओरै भांति गलियानी। कवि पद्माकर कहते हैं कि इस वसंत ऋतु की मादकता का प्रभाव नवयुवकों पर भी पड़ा है। उनकी चमक दमक भी बढ़ गई है, और अब वे नवयुवक गलियों में मस्ती में घूमते नजर आते हैं। यानी वसंत ऋतु के आते ही नवयुवक भी अपनी मस्ती में ही घूमते नजर आते हैं, अर्थात उनके मन में प्रेम की भावना बढ़ने लगी है। छलिया छबीले छेल ओरै छवि छुए गए, कि सुंदर सुंदर नवयुवक भी अब गलियों में मस्ती करते हुए नजर आते हैं। ओरै भांति विहग समाज में आवाज होती। विहग समाज यानी पक्षियों का समूह। वसंत ऋतु के आने पर पक्षियों के समूह में भी ओरै और ही प्रकार की आवाज होने लगी हैं, यानी पक्षियों की चहचहाट बढ़ गई है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए। कवि कहते हैं कि अभी ऋतुराज वसंत को आए हुए दिन द्वे, 2 दिन भी नहीं बीते हैं, कि अभी मात्र 2 दिन ही हुए हैं, यह हाल है। तो वसंत आगमन का भी प्रारंभ ही है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होगा, तब यह शोभा कितनी बढ़ जाएगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। तो वसंत के आते ही ओरै रस रीति और राग और रंग, कि वसंत के आते ही राग रंग रस रीति आदि में परिवर्तन आ गया है। अर्थात हमारा ओरै तन ओरै मन ओरै बन हुए गए, हमारा शरीर मन अलग ही प्रकार का हो गया है। यानी हमारे शरीर में और मन में रस आनंद रीति राग रंग स्फूर्ति ताजगी उत्साह का संचार हो रहा है। ऋतुराज वसंत में प्रकृति की शोभा अनोखी हो गई है और लोगों में उत्साह उल्लास छाने लगा है। और बच्चों, विशेष में इस पद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। पहला बिंदु है कि इस पद में कवि पद्माकर ने ऋतुराज वसंत का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वसंत आगमन पर प्रकृति पक्षी समूह और मनुष्यों की दुनिया में आए सौंदर्य संबंधी परिवर्तन को कवि ने इसमें व्यक्त किया है। तीसरा,
ओरई शब्द की बार बार आवृत्ति होने से इसमें यमक अलंकार हैं। और अंत में कवि ने ब्रजभाषा, श्रृंगार रस और कवित्व छंद का प्रयोग किया है। उम्मीद है बच्चों आपको पद की व्याख्या समझ आई होगी। अब अगले वीडियो में कवि पद्मा करके बाकी दोनों पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।